गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिस्ट्री 11th क्लास के चैप्टर फर्स्ट समय की शुरुआत से पर चर्चा करेंगे। ये 11वीं इतिहास का पहला चैप्टर है और इस चैप्टर में बताया गया है कि किस तरह से मानव ने शुरुआत की अपने प्राथमिक जीवन की और किस तरह से वो एक आदि मानव से मानव की तरफ चलता गया। उसकी विकास यात्रा किन किन चरणों से होकर गुजरी, इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि मानव के उत्पत्ति के सिद्धांत कौन कौन से थे और किन किन जगहों पर कौन कौन से मानव की उत्पत्ति हुई, भाषा का जन्म कैसे हुआ। इन सभी बातों पर हम विस्तार से चर्चा इस चैप्टर में करेंगे, जिसका नाम है समय की शुरुआत से। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। 56 लाख वर्ष पहले पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का उदय हुआ जिन्हें हम मानव कह सकते हैं। आधुनिक मानव 1,60,000 साल पहले पैदा हुआ था, यानी कि 56 लाख वर्ष पहले ऐसे प्राणी जो है वो धरती पर आए जिन्हें हम मानव कह सकते थे। इसमें 1,60,000 वर्ष पहले जो है आधुनिक मानव वो उसका जन्म हुआ। जीवाश्म जो है फोसिल्स जिनको हम कहते हैं, वे पुराने पौधे, जानवर या मानव के अवशेष होते हैं। ये क्या होता है कि चट्टानों के बीच में या फिर पत्थरों के बीच में दब जाते हैं और लाखों साल तक इसी अवस्था में वे दबे पड़े रहते हैं। जब भूगर्भ वैज्ञानिक या पुरातत्वविद इनको खोजते हैं तो इनके आधार पर ये पता चलता है कि किस प्रकार जो है ये उस समय पर रहे होंगे। इनके जीवाश्मों से के अध्ययन से पता चलता है कि ये चट्टान कितनी पुरानी रही होगी, जैसे कि डायनासोर्स के जीवाश्म मिले हैं या अनेक जो मानव रहे हैं प्राचीन समय में उनके जीवाश्म मिले हैं। तो उनके आधार पर हम उस समय के इतिहास और उस समय के मानव के विषय में, जीव जंतुओं के विषय में अच्छे से जान सकते हैं। तो जीवाश्म जो हैं, यानी कि दो शब्दों से इसको अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो हमें पता चलेगा जीव और आश्म, यानी कि जीवों के जो अंश हैं जो पत्थरों के बीच, अवसादी शैलों के बीच मिलते हैं, उनसे हम प्राचीन इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारत के अनेक जगहों पर ये जीवाश्म अभी भी संग्रहालयों में रखे हुए हैं। बच्चों बात करते हैं प्रजाति की, स्पीसीज जो बोलते हैं। प्रजाति जो है वो जीवों का एक ऐसा समूह होता है जिसके नर मादा मिलकर बच्चे पैदा कर सकते हैं और उनके बच्चे भी आगे प्रजनन करते हैं, यानी कि संतान उत्पत्ति करने में समर्थ होते हैं। यानी कि प्रजाति एक ऐसे जीवों का समूह है जो अपनी जैसी ही संतानों को उत्पन्न करता है। ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के जो लेखक हैं वो है चार्ल्स डार्विन। उन्होंने जो पुस्तक लिखी 24 नवंबर 1859 को ये प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने ये दलील दी, यानी कि यह बात बताई कि मानव का जो विकास है वो जानवरों से हुआ है और जानवरों के ही क्रमिक रूप से विकसित होकर अपने वर्तमान रूप में यह आया है। यानी कि जो चार्ल्स डार्विन हैं वो ये मानते हैं कि जो मनुष्य है, आधुनिक मानव, उसका जो आज का जो रूप है वो धीरे धीरे विकसित हुआ है जानवरों से और जानवरों के क्रमिक रूप के से विकसित होकर ही वे आज के वर्तमान रूप में आया है। ये चार्ल्स डार्विन का मत है। उनकी जो पुस्तक थी उसका नाम था द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, यानी कि इसको आप याद रखें, कभी कभी पेपर में पूछ लिया जाता है। एक शब्द है प्राइमेट। प्राइमेट जो है वो है क्या? स्तनपायी प्राणियों के एक अधिक बड़ा समूह है। इसमें वानर, लंगूर और मानव शामिल हैं। यानी कि ये एक स्तनपायी होते हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और बच्चे को जन्म देने के बाद जो दूध पिलाते हैं, जिनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं, उनको प्राइमेट्स कहते हैं। ये एक बड़ा समूह है। इसमें वानर भी आता है, लंगूर भी है, मानव भी, यानी कि इन सबको प्राइमेट में शामिल किया गया है। एक शब्द है होमो, लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है आदमी। इसमें स्त्री पुरुष दोनों को शामिल किया गया है। यानी कि लैटिन भाषा में जो होमो शब्द है उसका अर्थ क्या है? आदमी।
होमो वैज्ञानिकों ने इसे कई प्रजातियों में बांटा है, जैसे होमो हैवलिस, होमो इरेक्ट्स, होमो सेपियंस। अगर हम होमो हैवलिस की बात करें तो यह पहला ऐसा मानव है ज्ञात जो औजारों का निर्माण जिसने सबसे पहले किया था। यानी कि होमो हैवलिस जो है वह औजारों का निर्माण करता मानव है। और दूसरी बात ये भी कहा जाता है कि आग के आविष्कार का जो श्रेय है वो होमो हैवलिस को ही जाता है। होमो इरेक्ट्स जो है वो पहला ऐसा मानव है जो सीधे दो पैरों के बल पर चलने लगा था। यानी कि सीधी इसकी रीढ़ की हड्डी होती थी और ये सीधे चल सकता था दो पैरों पर। इसको क्या कहा गया? इसको कहा गया होमो इरेक्ट्स। होमो सेपियंस जो है वो आधुनिक मानव का नाम है। वर्तमान में मनुष्य का जो प्राणी वैज्ञानिक नाम है उसको क्या बोलते हैं? होमो सेपियंस। ये चिंतनशील मानव था, यानी कि आज के मानव की तरह ये सोच सकता था, समझ सकता था, इसकी बुद्धि विकसित थी। और ये जो है इसको हमने बोला है होमो सेपियंस। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलोपिथेकस की। यह लैटिन भाषा के शब्द आस्ट्रल से बना है। आस्ट्रल का शब्द का जो अर्थ है, इसी यूनानी भाषा में इसको पिथेकस का अर्थ है वानर, आस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिणी। इस प्रकार दोनों को मिला दें हम तो बनता है दक्षिणी वानर मानव। यानी कि यह नाम इसलिए दिया गया इसको क्योंकि मानव के अद्य रूप यानी कि वानर अवस्था में अनेक लक्षण इसमें बरकरार रहे। एक बात और मैं बता दूं आपको कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है उसको हम आधा मानव और आधा वानर मानते हैं, यानी कि इसको अद्य मानव भी बोलते हैं। और ऑस्ट्रल शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई जिसका अर्थ होता है दक्षिण। इस तरह से ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो है वो ऐसा मानव था जिसमें मनुष्य और वानर दोनों के गुण मौजूद थे। यदि ऑस्ट्रेलोपिथेकस की विशेषताओं को हम ध्यान से देखें तो इसका जो मस्तिष्क था वो होमो की अपेक्षा बड़ा था। यानी कि जो ये होमो सेपियंस, होमो इरेक्ट्स, होमो हैवलिस, इनकी अगर हम इनसे इसकी विशेषता देखें तो होमो मानवों की अपेक्षा ऑस्ट्रेलोपिथेकस का जो सर था, मस्तिष्क था, वो बड़ा था। इसके जबड़े भी भारी थे। होमो मानवों के जो जबड़े थे वो छोटे थे। इनके दांत भी बड़े थे, यानी कि ऑस्ट्रेलोपिथेकस के दांत भी बड़े थे, होमो मानवों के दांत छोटे थे। हाथों की दक्षता सीमित थी। कहने का मतलब ये है कि जो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है वो उसके जो हाथ चलाने की क्षमता है, हाथों से काम लेने की जो क्षमता है वो लिमिटेड है, जबकि जो होमो सेपियंस, होमो इरेक्ट्स और होमो हैवलिस हैं उनकी जो दक्षता है वो जो है ज़्यादा है। सीधे खड़े होकर चलने में ये समर्थ नहीं था, यानी कि चार पैरों से ही चलता था। अध मानव तो कहा ही गया इसको क्योंकि ये आधा मानव था और आधा जानवर, यानी कि आधा बंदर की तरह था, इसलिए सीधे होकर नहीं चल सकता था। और ये अपना अधिकतर जो समय था वो पेड़ों पर गुजारता था। तो बच्चों, यदि हमें इसमें अंतर करने के लिए आए कि होमो मानव या ऑस्ट्रेलोपिथेकस में क्या अंतर है, तो हम इसको इसी तरह से समझेंगे कि जिस तरह की विशेषताएं अधिकतर बंदर लंगूर में होती हैं वो ऑस्ट्रेलोपिथेकस में थी, और जिस तरह की विशेषताएं आपके मानव में होती हैं वो उस तरह की विशेषताएं होमो मानवों में थी। चाहे होमो हैवलिस हो, चाहे वो होमो इरेक्ट्स हो, और चाहे फिर वो होमो हैवलिस हो। आदिकालीन मानव विभिन्न तरीकों से भोजन ग्रहण करता था। अब बात करते हैं कि आखिरकार ये मनुष्य अपना भोजन उस समय आदि मानव जो था वो किस तरह से अपना भोजन इकट्ठा करता था। तो सबसे पहला है संग्रहण, यानी कि गैदरिंग। किस तरह से इकट्ठा करता था, मतलब उसमें होता था कि जैसे कि बीज हैं, फल हैं सूखे, या फिर मांस को कुछ समय तक सुरक्षित रखना है, तो इस तरह से मनुष्य जो है वो संग्रह करता था। संग्रह मतलब इकट्ठा करता था। पहला जो भोजन का तरीका था उसका इकट्ठा करने का, यानी कि वो अपने लिए भोजन को इकट्ठा करना सीख गया था कि किस तरह से उसे ज़रूरत के समय पर अपने भोजन को उपयोग करना है। दूसरा था शिकार, यानी कि हंटिंग। शिकार के लिए क्या करता था मानव, वो उस समय के जो भी उसके टूल्स रहे हैं, जो उसके औजार रहे हैं या हथियार रहे हैं, उनसे शिकार करता था। चाहे उसमें वो जानवरों का शिकार हो, चाहे उसमें वो जो है बड़े जानवरों का शिकार हो, तो इस तरह से शिकार के माध्यम से वो अपने भोजन को प्राप्त करता था। तीसरा मछली पकड़ना था, यानी कि मनुष्य जो है वो मछली पकड़ना सीख गया था। उसे पता चल गया था कि मछली पकड़ने से के बाद में जो भोजन है उससे वो अपना पेट भर सकता है। और चौथा है अपमार्जन। अपमार्जन को मैं आपको अच्छे से बता दूं कि अपमार्जन है कि
मतलब जो हमारे पास मीट है या फिर जो उनके पास में उस समय का भोजन होता था, उसको साफ करने के बाद उसे अपने उपयोग में लाते थे। इसको बोलते हैं अपमार्जन। इन 4 तरह से जो है मनुष्य, जो आदि मानव था, वो अपना भोजन ग्रहण करता था। पुरातत्वविद। पुरातत्वविद कौन होते हैं? यह वह वैज्ञानिक होते हैं जो मानव का इतिहास का अध्ययन खुदाई के मिले अवशेषों के आधार पर करते हैं। पुरातत्वविद 3 शब्दों से बना है। पुरा मतलब प्राचीन, तत्व मतलब कि जो वस्तु हैं वो, और विद मतलब विद्वान। जो पुराने तत्वों के विद्वान होते हैं वो पुरातत्वविद हैं। खुदाई से जो भी चीज़ें निकलती हैं उनके आधार पर ये मनुष्य का इतिहास का अध्ययन करते हैं और उसे लिखते हैं। आधुनिक मानव के उद्भव के 2 सिद्धांत हैं। ये बात अच्छे से समझ लो आप बच्चों के 2 सिद्धांत कौन कौन से हैं। एक है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल और एक है प्रतिस्थापन मॉडल। ठीक है बेटा। क्षेत्रीय निरंतरता का जो मॉडल है, यानी कि कंटिन्यूटी मॉडल जो है, इसमें क्या है कि यह माना गया है कि अनेक क्षेत्रों में अलग अलग स्थानों पर मानव की उत्पत्ति हुई है। ये मॉडल ये बताता है कि हर एक महाद्वीप में अपनी तरह से मानव उत्पन्न हुए हैं और धीरे धीरे वही डेवलप होकर, वही विकसित होकर आज के मानव में बदल गए हैं। यह है क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल, यानी कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल। इसमें क्या है, रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल का मतलब यही है कि भारत के आदि मानव से भारत के मानवों का निर्माण हुआ है, यूरोप के यूरोप से हुआ है, चीन, जापान, मतलब प्रत्येक जगह पर आदि मानव थे और उन्हीं से धीरे धीरे विकसित होकर आज के मानव बन गए हैं। ये है आपका रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल, यानी कि क्षेत्रीय निरंतरता सिद्धांत। ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रतिस्थापन सिद्धांत की। रिप्लेसमेंट मॉडल। रिप्लेसमेंट मॉडल मतलब कि इसका मानना है कि दुनिया के जितने भी आदि मानव हैं, जितने भी मानव हैं, उन सबका जो उदय हुआ था वो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। ठीक है। कहने का मतलब ये है कि आज जो पूरी दुनिया में मानव फैले हुए हैं वो एक ना एक दिन कहीं पहले, सबसे पहले कहाँ पर थे, वो थे दक्षिण अफ्रीका में। और इसीलिए ये जो है, जो बताता है हमें रिप्लेसमेंट मॉडल के इसके बाद वो पूरी दुनिया में फैल गए हैं। यानी कि मानव का उद्भव कहाँ पर हुआ? दक्षिण अफ्रीका में, और वहाँ से वो धीरे 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 करोड़ों वर्ष और लाखों वर्ष के बाद वो धीरे धीरे कहाँ फैल गया? पूरी दुनिया में फैल गया। तो दोनों मॉडल आपको क्लियर हो गए। क्षेत्रीय निरंतरता का मॉडल यानी कि रीजनल कंटिन्यूटी मॉडल बताता है कि हर एक जगह पर मानव का उदय हुआ और वहीं से वो विकसित होते हुए आज की अवस्था में पहुंच गया। और प्रतिस्थापन मॉडल यानी कि रिप्लेसमेंट मॉडल बताता है कि मनुष्य का जो उदय है वो साउथ अफ्रीका में हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में हुआ और वहाँ से वो धीरे धीरे विभिन्न इलाकों में फैल गया। अब बात करते हैं जीनस की। जीन्स बोलते हैं इसको। इसके लिए हिंदी में वंश शब्द का प्रयोग किया गया है। बोलते भी हैं कि जीन्स जो है ना, तो इसके लिए हिंदी में क्या, वंश का प्रयोग किया गया, वंश शब्द का। अगला टॉपिक है हमारा बच्चों होमोनाइड। होमोनाइड क्या है? ये बंदरों के कई तरह से भिन्न होते हैं। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता है और उनकी पूंछ नहीं होती होमोनाइड की। होमोनाइड्स की विशेषताएं क्या है आप समझ लो। होमोनाइड जो है वो बंदर की तरह से भिन्न होते हैं, यानी कि इन्हें बंदर नहीं कह सकते हम, बंदर से ही क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। लेकिन इनका जो शरीर है वो बंदरों से बड़ा होता है, पूंछ इनको नहीं होती है। होमोनिडों के विकास और निर्भरता की अवधि भी अधिक लंबी होती है। यानी कि बंदरों की अपेक्षा ये जो है क्या है, एक तो बड़े हैं, इनके पूंछ नहीं है और ये बंदर से भिन्न दिखते हैं और इनकी निर्भरता और इनकी जो अवधि है वो लंबी होती है, विकास की जो अवधि है वो लंबी होती है होमोनाइड की। अपमार्जन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि जो फेंकी हुई वस्तुएं, त्यागी हुई वस्तुएं उनकी सफाई करके उनको खाना, ये अपमार्जन है। आदि मानव का भोजन का एक तरीका अपमार्जन भी था, यानी कि वो जो वेस्ट चीज़ें थी उनको साफ करने के बाद उनको वो अपने खाने में उपयोग ले लेता था। अब बात करते हैं कि आखिरकार भाषा का और संचार का किस तरह से विकास मनुष्य के द्वारा हुआ। इस पर कई प्रकार के मत हैं, यानी कि कई प्रकार के इसमें भी जो है हमारे सिद्धांत हैं। फर्स्ट ये बताता है कि होमोनिड भाषा में अंग विक्षेप या हाथों का संचालन शामिल था। यानी होमोनिड जो थे उनकी भाषा कैसी थी, वो हाव भाव करते थे और हाथों को हिलाते डुलाते थे, यही उनकी भाषा थी।
हाव भाव होते हैं हमारे चेहरे से जो दिखते हैं, और अंग विक्षेप का मतलब होता है हाथों को हिलाना, अपनी गर्दन को हिलाना, ये जो है उनकी भाषा में शामिल था होमोनिड की। सेकंड जो बता, और यहीं से जो है फिर वो धीरे धीरे एक उसको ध्वनि का रूप मिलना शुरू हुआ। दूसरा है कि उच्चारित भाषा से पहले गाने या गुनगुनाने जैसे मौखिक या अशाब्दिक संचार का प्रयोग होता था। कहने का मतलब ये है कि शुरुआत में जो है धीरे धीरे कुछ इस तरह की चीज़ें रही होंगी जो गुनगुनाने जैसी रही होंगी, उससे भाषा का संचार हुआ होगा। तीसरा पॉइंट ये बताता है कि मनुष्य की वाणी का प्रारंभ संभवतः आह्वान या बुलावों की क्रिया से हुआ था, जैसा कि नर वानरों में देखा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में मानव बोलने में बहुत कम ध्वनियों का प्रयोग करता होगा, लेकिन धीरे धीरे ये ध्वनियाँ ही आगे चलकर भाषा के रूप में विकसित हो गई होंगी। हमने अधिकतर जानवरों में देखा है वो विशेष प्रकार की आवाज़ निकालते हैं अपने पास बुलाने के लिए, या खतरा आ जाए तो उस पर भागने के लिए। तो वैज्ञानिकों का मानना ये है कि इसी तरह की जो ध्वनियाँ हैं उनसे जो है धीरे धीरे भाषा का विकास हुआ होगा, यानी कि भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और ये मॉडल हैं। बोली जाने वाली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई? ऐसा माना जाता है कि होमो हैबिलिस के मस्तिष्क में कुछ ऐसी विशेषताएं थीं जिनके कारण उसके बोलना उसके कारण संभव हुआ होगा। भाषा का विकास सबसे पहले 20 लाख वर्ष पूर्व हुआ। समझ सकते हो आप, 20 लाख वर्ष पूर्व भाषा की उत्पत्ति हुई। स्वर तंत्र का विकास लगभग 2 लाख वर्ष पहले हुआ। इसका संबंध खास तौर से आधुनिक मानव से है। तो कहने का मतलब ये है कि 20 लाख वर्ष पूर्व कुछ इस तरह की संभावनाएं हुई कि जिनसे भाषा उत्पन्न हुई, और इसका जो श्रेय है वो किसको दिया जाता है? होमो हैबिलिस को, यानी कि उसके मस्तिष्क में ही कुछ ऐसी विशेषताएं मौजूद थीं। बच्चों, बात करते हैं इस चैप्टर का एक बहुत मुख्य पॉइंट है हसदा समूह। ये क्या है? यह शिकारियों तथा संग्राहकों का एक छोटा समूह है जो लेक इलासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में बनी झील के आसपास रहते हैं। ये लोग हाथी को छोड़कर बाकी सभी किस्म के जानवरों का शिकार करते हैं एवं इनका मांस खाते हैं। हादजा जो लोग उनकी ज़मीन और उनके संसाधनों पर अपना अधिकार नहीं जताते। इनके पास शिकार के लिए असीमित मात्रा में पशु उपलब्ध होने के बावजूद ये लोग अपने भोजन के लिए मुख्य रूप से साग सब्जियों पर ही निर्भर रहते हैं। संभवतः इनके भोजन का 80% भाग वनस्पति जन्य होता है। यानी कि हदजा जो है वो एक जन समूह है जो कहाँ पर रहता है? लेक इयासी खारे पानी की विभ्रंश घाटी में झील के आसपास, जो कि हाथी को छोड़कर बाकी सबका शिकार करते हैं, लेकिन शिकार बिल्कुल सीमित मात्रा में होता है। अधिकांश इनका भोजन जो है वो अधिक 80% के करीब किस पर होता है? संबंधित वनस्पति पर आधारित होता है। तो बच्चों, इस चैप्टर से हमने काफ़ी चीज़ें जैसे आपको बताई हैं। अभी इसमें आप और डिटेल से पढ़ोगे तो इनके बारे में जानकारी आपको मिलती जाएगी। अगर चैप्टर से संबंधित कोई आपको समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दोगे, तो फिर मैं उसको अलग से समझा दूंगा। धन्यवाद।